कक्षा 8 विषय हिंदी और पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। तो हम पढ़ चुके हैं पहले इसके जो रचनाकार हैं कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में। हमने इसको कैसे गा करके पढ़ना है, कैसे इसका सस्वर वाचन करना है, ये भी जाना है। तो अब हम जानेंगे कि इसका भावार्थ क्या है, इसका शब्दार्थ क्या है। तो पहली जो साखी है वो ये है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसका यह है कि जाति न पूछो साध की। तो जाति क्या होती है कि इस समाज में एक जो आइडेंटिटी बना दी गई है, जाति, ये इस जाति के हैं, ये इस जाति के हैं, मतलब एक वर्गीकरण कर दिया गया है, ठीक है, को एक जाति के आधार पर एक विशेष नाम से जोड़ दिया गया है कि ये इस श्रेणी में ये लोग हैं, इस जाति के अंतर्गत ये लोग हैं। तो ये समाज में लोगों के क्या किया गया है, पहचान के लिए जो एक विभाजन की रेखा खींच दी गई है। तो हमें ये कहा जा रहा है कबीर जी द्वारा कि जाति न पूछो साध की, जो साधु की या सज्जन व्यक्ति की, विद्वान व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। और उससे क्या पूछना चाहिए, तब पूछ लीजिए ज्ञान, उससे हमें पूछना चाहिए ज्ञान की बातें, उसे क्या मालूम है, वो हमें क्या बता सकता है, हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए। मोल करो तलवार का, ठीक है। अब उदाहरण देते हैं, ठीक है ना, कोई भी बात करते हैं कबीरदास जी तो एक उदाहरण देते हैं किस लिए नहीं ये काम करना चाहिए। वो कहते हैं ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी बताते हैं साथ साथ कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। तो मोल करो तलवार का, और ये उदाहरण देते हैं कि हम जैसे कि मोल भाव करते हैं। मोल भाव आप जानते हैं, दुकानदार के पास गए, उसने बोला ये 20 रुपए का है, तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो किसी आपके दोस्त ने 18 रुपये में लाया था। तो आप उसको बताते हैं कि परसों ही मेरा एक दोस्त ले आया है, या बताते हैं कि मैं ही ले आया था, इस तरह की बातें करते हैं, या फिर वहां मिल रहा है इतने रुपए का। तो मोल भाव क्या करना है, तलवार में किन चीज़ों का मोल भाव करते हैं, उसकी कितना मजबूत है, उसकी धार कैसी है, इसकी धातु किस धातु से बनी है, मजबूत धातु है कि नहीं। तो हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए। और पड़ा रहन दो म्यान, म्यान यानी जिसमें क्या करते हैं, ये रखते हैं, तलवार रखते हैं। तो यही कह रहे हैं कि उस म्यान को, उसका मोल भाव करने से मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें तलवार की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, म्यान की गुणवत्ता से हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। अर्थात कि जो उद्देश्य है हमारा, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा होता हो, उसी की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। बाकी अन्य चीज़ों पे अपने दिमाग की ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। तो साधु यानी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछो, क्या पूछ लो उससे, ज्ञान की बातें पूछ लो, तुम्हें विकसित करेंगी, तुम्हें ज्ञानवान बनाएंगी। मोल करो तलवार का, और मोल भाव किसका करना चाहिए, गुणवत्ता का ख्याल किसका रखना चाहिए, चिंता किसकी करनी चाहिए, तलवार का। ये उस जिसमें तलवार रखते हैं उस म्यान का हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सीधे सीधे बात यही है कि जाति प्रथा जो है, जो कि जाति के आधार पर विभाजन है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इसका ये कबीरदास जी विरोध कर रहे हैं कि ऐसी भावना नहीं रहनी चाहिए, और कम से कम गुरु के साथ तो नहीं रहनी चाहिए। गुरु बस जो ज्ञान दे रहा है उसके बारे में उसके यही पर्याप्त है, उसको ज्ञान, उसके पास ज्ञान है कि नहीं है, इतना ही पर्याप्त है। इतना ही जानना जरूरी है कि जो चीज आपको जाननी है वो उसके पास है या नहीं है, उसके अलावा की चीजों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तलवार यानी तलवार। तो कबीरदास जी जब उस समय लिख रहे हैं, जिस समय में उन्होंने तो लिखा नहीं है, लिखा उनके शिष्यों ने, उन्होंने केवल क्या किया था, इसको सुनाया था, इसको बनाया था। तो शिष्यों ने उसको इकट्ठा किया। वो तो कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, मैंने तो कागज भी नहीं छुया है। तो अर्थात क्या है, वो जब ये कह रहे हैं तो वो तलवार, उस समय जो तलवार का जो रूप भाषा में प्रचलित था, उस भाषा में उन्होंने बोला, और वहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। आवत गारी एक है, ठीक है। तो ल को र दिख रहा है, तलवार, ठीक है। तो ल को र प्रयोग किया गया है, आगे भी ल के लिए र ही आया है। देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो पहले वाले में जहां तक आपने देखा कि दोहा छंद में रचित है। अब छंद जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे छंद जो होते हैं कि किस छंद में लिखा हुआ, मात्राओं के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। तो दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और इसका ठीक उल्टा होता है सोटा छंद। तो सोटा छंद में पहले और तीसरा में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या हो जाएंगी, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। जैसे जाति न पूछो साध की, ये पहला चरण हो गया। पूछ लीजिए ज्ञान, इसमें 11 मात्राएं हो जाएंगी। मोल करो तलवार का, इसमें क्या हो जाएंगे, ये तीसरा चरण है। और पड़ा रहन दो म्यान,
तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चौथा चरण हो जाएगा। तो आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगली की कक्षाओं में। तो आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। आवत गारी एक है, गारी यानी गाली, गाली एक आती है, ठीक है। कोई किसी को गाली देता है तो एक गाली देता है अगर, तो उल्टत होई अनेक, तो जिसको गाली दी गई वो पलट के उसको बहुत सारी गालियां देता है। तो वो जो उसने जो गाली दी, जिसने पहले शुरुआत की और जिसने पलट के दिए, ये सब मिल करके अनेकों गालियां हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसको रोकने का तरीका बता रहे हैं, क्या करना है। कह कबीर नहीं उलटिए, तो कबीर क्या कहते हैं, इसको उलटिए मत, अर्थात कोई गाली दे रहा है, पहली बात कि कोई गाली न दे, तो कोई गाली नहीं देगा तो प्रतिक्रिया देने का सवाल ही नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई गाली देता भी है तो कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीर दास जी कहते हैं पलट कर उसको गाली नहीं देना है। समझ में आ रही है बात। और वही एक की एक, इससे क्या हो जाएगा, वही एक गाली रह जाएगी और बाद में वो भी शर्मिंदगी से भर जाएगा कि मैं ही, गाली अर्थात ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं दे रहा और मैं ही क्यों दे रहा हूं, तो वो भी गाली देना बंद कर देगा। और वास्तव में ये शुरू करने की जरूरत ही है। हमसे हमारे छोटे सीखेंगे, उनसे उनके बाद आने वाले लोग सीखेंगे। तो गालियां जब समाज से हटेंगी नहीं तो एक जो बहुत बड़ा विवाद इनकी वजह से खड़ा हो जाता है। अक्सर देखते हैं आपकी बड़े बड़े नेतागण या फिर कोई ऐसे लोग फंस जाते हैं अपशब्द बोलने के कारण। गालियां से मतलब केवल गाली नहीं है, बुरी बातें, अपशब्द, आलोचना, निंदा, इन सारी चीजों से है। समझ में आ रही है बात। कोई आपकी निंदा कर रहा है तो उसकी निंदा ना करें, कोई अपशब्द कह रहा है तो उसको अपशब्द ना कहें। तो इससे धीरे धीरे ये, मतलब पहले में संदेश था कि जाति प्रथा का क्या होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए। दूसरे में यह था कि गालियां और अपशब्द देने की जो एक शैली विकसित हो चुकी है आजकल, तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी गालियां देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। इससे क्या होता है, नैतिकता का क्षरण होता है। और इसके साथ साथ अगर क्या होता है, आपकी व्यवहार आपका दूषित होता है, जिससे आपको प्रेम करने वाले, स्नेह देने वाले लोग भी आपसे धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिससे मैं स्नेह करता हूं, ये कोई अलग है जो कि क्या कर रहा है। समाज के अनुसार जब आप अपने आसपास के माहौल से आप गालियां सीखते हैं तो इसमें सिर्फ आपका ही सहयोग नहीं होता है, आपके समाज का, आपके पास परिवेश के लोगों का उसमें बहुत ज्यादा योगदान रहता है। और परिवेश हम ही बनाते हैं। तो जब हम खुद से ये परिवर्तन लाना शुरू कर देंगे तो परिवेश भी वैसा ही हो जाएगा। तो जो ठीक है, जो गलतियां परिवेश की वजह से आ गई, तो पहले परिवेश को सुधारने का प्रयास करिए। जितने भी लोगों को आप मना कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अनुनय विनय जो भी कर सकते हैं करिए, ताकि वो गाली जो है समाज में वो खत्म हो जाए। क्योंकि गालियां, अपशब्द, ये वास्तविकता है कि किसी को भी आप गाली देंगे, एक बार गाली देंगे तो जीवन में कभी भी आपको उस सम्मान, उस इज्जत से नहीं देखेगा जिससे वो पहले देखता था। भविष्य में छोटा मोटा झगड़ा है आपका, सुलझ सकता है, लेकिन अगर गाली दे दी आपने कोई, तो वो जीवन भर ये बात याद रहेगी कि इसने मुझे इस चीज की गाली दी थी, जो भी गाली दी थी। तो गालियों के प्रयोग से एकदम बचना चाहिए। गारी मतलब वही फिर देख रहे हैं, ल का गाली, तो ये उस समय की जो प्रचलित भाषा थी उसमें लिखा गया है। और आवत मतलब आती है, गारी यानी गाली, उल्टत मतलब जवाब देना, उल्टत मतलब जवाब देना गाली में ही। तो ठीक है, तो आप लोग ये जान जाएंगे, ये दोहा छंद में ये भी रचित है। और तद्भव, ठीक है, तद्भव शब्दों से युक्त बोलचाल की भाषा प्रयुक्त की गई है।